गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले जो आपका अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन से दो उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है, उस उदाहरण को मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उदाहरण नंबर 1 आपका है 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से दो अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक क्या होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने मान लिया कोई आपका तत्व x है, इसका बोला है कि परमाणु भार 226 है और परमाणु क्रमांक 88 है। यदि इससे दो अल्फा कण निकल जाए तो जो नया आपका तत्व बनेगा उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि दो अल्फा कण निकलने पर जो आपका नया तत्व है वो आपका y बन रहा है। तो इस y का नया परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होगा जब दो अल्फा कण निकल जाए। तो आपको पता है कि एक अल्फा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। यहाँ पर दो अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी आएगी और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आएगी। तो द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी करेंगे तो आपका हो जाएगा 218 और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होगी यानी कि 84 हो जाएगा। यानी कि जो आपका नया तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक 84 होगा और द्रव्यमान संख्या 218 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। बोला है कि कोई आपका एक तत्व है जिसका परमाणु भार 26 है और परमाणु क्रमांक 88 है। मैंने मान लिया कि वह तत्व x है जिसका परमाणु भार 226 और परमाणु क्रमांक 88 है। बोला है कि दो अल्फा कण उत्सर्जन के बाद उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि दो अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद जो नया तत्व है वो आपका y बन रहा है। तो आपको पता है कि एक अल्फा कण उत्सर्जन पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। यहाँ पर दो अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, यानी द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी कर देना है और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी कर देना है। तो द्रव्यमान संख्या 218 और परमाणु क्रमांक आपका 84 हो जाएगा। अब देखिएगा इसी का उदाहरण नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 2 बोला है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 232 तथा परमाणु क्रमांक 90 है। यह दो बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद कितने अल्फा कण उत्सर्जित करे कि प्राप्त नए तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या 212 तथा परमाणु क्रमांक 82 रह जाए। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि कोई आपका तत्व x था। बोला है जिसका परमाणु भार है 232, कितना है 232 और परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक दे रखा है 90। सबसे पहले बोला जा रहा है कि इससे दो बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने मान लिया कि दो बीटा कण उत्सर्जित होने के बाद जो आपका नया तत्व बन रहा है वो आपका y बन रहा है। आपको पता है कि एक बीटा कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दो बीटा कण निकल रहा है, यानी परमाणु क्रमांक भी 2 की वृद्धि होगी, यानी परमाणु क्रमांक तो आपका हो जाएगा 92। द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी द्रव्यमान संख्या आपका 232 ही रहेगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने अल्फा कण उत्सर्जित किए जाएं कि द्रव्यमान संख्या 212 और परमाणु क्रमांक 82 हो जाए। तो मैंने मान लिया कि x अल्फा कण अगर हम उत्सर्जित कर देते हैं तो जो हमारा नया तत्व बन रहा है वो आपका z है और इसका परमाणु क्रमांक
इसका परमाणु भार 212 हो जा रहा है और परमाणु क्रमांक 82 हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने माना कि कोई आपका तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक 232 है और परमाणु क्रमांक 90 है। यहाँ से 2 बीटा कण सबसे पहले उत्सर्जित मैंने कराया, तो आपको पता है कि एक बीटा कण उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर 2 बीटा कण उत्सर्जन हुआ, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो गई और द्रव्यमान संख्या वही रह गया। फिर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने अल्फा कण उत्सर्जित करें कि जो नया तत्व आपका Z बन रहा है उसका परमाणु भार 212 हो जाए और परमाणु क्रमांक 82 हो जाए। तो आप देखिए कि द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आ रही है। तो 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 की कमी आ रही है। 20 की कमी आ रही है द्रव्यमान संख्या में। आपको पता है कि एक अल्फा कण उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो इसमें आप 4 से भाग दे देंगे तो आपको पता चलेगा कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। तो 4 × 20 यानी कि 5 अल्फा कण उत्सर्जित होने के उपरांत जो आपका नया तत्व है इसका परमाणु भार 212 होगा और परमाणु क्रमांक 82 होगा। यानी हमने माना है X अल्फा कण, यानी X का जो मान होगा वो आपका 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए द्रव्यमान संख्या से आपने अनुमान लगा लिया, अब परमाणु क्रमांक को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, 5 अल्फा कण है, यानी कि 10 की कमी आएगी तो 92 से आपका 82 हो गया। ओके, तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों, सोडी समूह विस्थापन नियम। सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण उत्सर्जन पर प्राप्त नया परमाणु जो आपका होता है आवर्त सारणी में 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है तथा एक बीटा कण उत्सर्जन के उपरांत प्राप्त नया परमाणु मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सोडी समूह विस्थापन के नियम के अनुसार किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से यदि आपका एक अल्फा कण निकलता है तो जो आपका प्राप्त नया परमाणु होता है वो आवर्त सारणी में मूल परमाणु से 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, लेकिन यदि एक बीटा कण निकलता है तो प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। यदि आपका एक बीटा कण उत्सर्जन होता है तो एक स्थान दाईं ओर खिसकेगा। यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त नया जो आपका परमाणु होता है वो आवर्त सारणी के मूल परमाणु से 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। इसका एक एग्जांपल देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिएगा बोला है कि बिस्मथ आवर्त सारणी में 5वें समूह में है। बिस्मथ जो आपका है वो आवर्त सारणी में 5वें समूह में है। फिर बोला गया है इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो इसमें जो आपका बिस्मथ है वह मूलतः आपका 5वें समूह में है, लेकिन एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर खिसकेगा। तो एक स्थान जब दाईं ओर खिसकेगा यानी कि 6वें समूह में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गया होगा। वहीं पर एक एग्जांपल और समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आपका एक परमाणु है, इससे यदि 2 अल्फा कण निकलता है तो यह कहाँ जाएगा। इससे यदि 2 अल्फा कण निकलता है तो इसका जो आवर्त सारणी में स्थान होगा वह मूल परमाणु से 4 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से मूल आवर्त सारणी में मूल परमाणु से 2 स्थान बाईं ओर, लेकिन 2 अल्फा कण उत्सर्जन होगा तो 4 स्थान बाईं ओर खिसकेगा। यही आपका सोडी समूह विस्थापन नियम है। इस तरीके से आपको यह नियम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों अर्ध आयु काल के बारे में। तो
किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान की आधी मात्रा को विघटित होने में जो भी समय लगता है उसको हम बोलते हैं अर्धायकाल। कोई भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व है उसके द्रव्यमान की आधी मात्रा को विघटित होने में जो भी समय लगता है उसको हम बोलते हैं अर्धायकाल। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो फार्मूले आपके अर्धायकाल से बनते हैं। एक आपका n बराबर n0 1/2 पे पावर n होता है, दूसरा आपका होता है t बराबर n r, जिसमें जो आपका n होता है वो आपका शेष बची हुई मात्रा होती है, जो आपका n0 होता है वो आपका प्रारंभिक मात्रा होती है, जो आपका n होता है वह अर्धायकालों की संख्या होती है, और जो आपका t हाफ होता है अर्ध आयुकाल को t हाफ से डिनोट करते हैं। इस पर प्यारे दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा कि अर्ध आयुकाल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदाहरण नंबर 5 आपकी बुक में दे रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 5 को बोला है कि यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है तब उसकी अर्ध आयु बताइए। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 3160 वर्षों में, यानी कि जो पूर्ण समय t का मान दे रखा है वो आपका 3160 दे रखा है। बोला है अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो आपका तत्व है उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो आपका है x। आपको पता है कि प्रारंभिक मात्रा आपको होती है n0, तो मैंने n0 को मान लिया कि वो x है। बोला है कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो n होता है वो शेष बची हुई मात्रा, तो इसकी आप n की भी वैल्यू आपकी पता चल जाएगी। n का मान क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा का 1/4, तो प्रारंभिक मात्रा x है, इसका 1/4। तो आपको t n0 और n का मान पता चल गया। आपको अर्ध आयु की संख्या बताना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि n बराबर n0 1/2 पे पावर n। तो सबसे पहले यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। जब n की वैल्यू निकल जाएगी तो इस फार्मूले में रख करके आप t हाफ यानी अर्ध आयु की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा n का मान आपका है x/4 बराबर n0 को मैंने माना है x, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 पे पावर n, x से x कैंसिल, तो मिलेगा आपको 1/4 बराबर 1/2 पे पावर n। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 पे पावर n। यहाँ पर n है n, ओके, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों के आधार सेम है, तो घातों की तुलना करेंगे तो आपको n का मान मिल जाएगा 2। अब आप अर्धायु निकाल सकते हैं। आपको पता है t बराबर n t हाफ होता है, तो t का मान है 3160, n का मान 2 निकाला है, t हाफ आपको निकालना ही है, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16 0, यानी कि जो t हाफ का मान आ गया वो आपका 1580 वर्ष आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब प्यारे दोस्तों आपकी बुक में कृत्रिम तत्वांतरण दे रखा है, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर दे रखा है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में। तो सबसे पहले समझिएगा कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। यानी कि नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, एक आपका भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक असमान छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। वहीं पर जो आपका नाभिकीय संलयन होता है इसमें आपका 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो दोनों बातें आपको क्लियर समझ में आया होगा। नाभिकीय विखंडन में एक आपका बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक असमान नाभिकों में टूट जाता है, लेकिन नाभिकीय संलयन में आपका 2 या 2 से अधिक
छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक दिए गए थे, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। जो आपका ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों सारे टॉपिक आपके कवर हो गए चैप्टर नंबर 5 के। जो भी कुछ बाकी रहेगा वह मैं जब आपकी अभ्यास प्रश्नमाला यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।